अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के ये वीडियो बी उर्दू ऑनर्स और जिसका सब्जेक्ट कोड आता है BUTAE 181। ये क्लासिकी उर्दू गज़ल का मुताला के सिलसिले में है, जिसमें क्लासिकी जो शायर थे उनके सिलसिले में ये आएगा। तो सबसे पहले जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो उर्दू गज़ल के आगाज़ व इर्तका है, गज़ल की मकबूलियत है, गालिब की हालात ज़िंदगी है, वली दखनी है, इमाम बख्श नासिक है, मीर तकी मीर है और उसके बाद सिराज औरंगाबादी है। ऐसा नहीं है कि यही इतना ही होगा, और भी हो सकते हैं, क्यों ना कि बुक अपलोड नहीं है, इससे काफ़ी लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। लेकिन आप लोग इग्नू के साइड में अगर मेल करते हैं, जो मेल दी हुई है, ईमेल एड्रेस जो दी हुई है, या फिर आप रीजनल सेंटर से किताब को जाके ले सकते हैं, है ना, या फिर पोस्ट ऑफिस से खबर ले सकते हैं कि आपकी किताब क्यों घर तक नहीं पहुंची। खैर, ये सारी तो जो जुलाई सेशन में एडमिशन लिए उन लोगों के लिए, जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है उन लोगों का मैं पहले भी बताई 2 वीडियो में कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो दूसरा जो इग्नू की साइड में बुक है, या फिर 11-12 की जो बुक है, अगर 11-12 की बुक नहीं है घर में, तो इग्नू की साइड में और भी काफ़ी उर्दू की किताब अपलोड है, जैसे कि MA उर्दू, BA जनरल उर्दू, इलेक्टिव उर्दू, सर्टिफिकेट उर्दू, ये सारी कोर्सेज़ जो उर्दू के इग्नू के ये में होता है, तो आप वहाँ से ये सारी किताब देख सकते हैं। और जिस किताब के साथ, जिस इकाई के साथ आपकी ये सारी चीज़ें मैच हो रही, वो इकाई डाउनलोड कर लीजिए और उसी से पढ़ें। तो क्यों ना कि सिर्फ़ ये होगा कि मीर तकी मीर की कौन-सी गज़ल दी हुई है किताब में, ये आपको पता नहीं चलेगी, या फिर सिराज औरंगाबादी की कौन-सी गज़ल किताब में दी हुई है, या फिर इमाम बख्श नासिक की कौन-सी गज़ल दी हुई है, या फिर वली दखनी की, ये सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं है। और दूसरा कुछ अगर आप याद भी करके रखते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं, हो सकता है मैच हो जाए। लेकिन मैं जब से मैं उर्दू ऑनर्स की वीडियो डालना शुरू की हूँ, तब से मैं यही कोशिश कर रही, यही पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसका बुक आया हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपके बुक में कौन कौन सा चीज़ सिलेबस में दी हुई है, या फिर मेरी व्हाट्सएप नंबर नीचे में दी हुई है, उसमें मैसेज करें और कोशिश करें कांटेक्ट करने की, ताकि बाकी जितनी भी स्टूडेंट है उन लोगों को हेल्प हो सके, जो एडमिशन लिए हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। खैर, काफ़ी 2 या 3 एग्ज़ाम तो हो गए हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम बाकी है उसमें कम से कम हेल्प हो सके। तो ये मेरी शुरू दिन से ही मैं ये सवाल कर रही हूँ, या फिर अगर ये मेरी सवाल उन स्टूडेंट तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस स्टूडेंट तक पहुँचे जिसका बुक आया हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शेयर करने से क्या होगा ना, ज़्यादा लोग जानेंगे, तो ज़्यादा लोगों से बात होगी, तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किताब किसी के पास भी अभी तक नहीं आया। 1-2 स्टूडेंट ऐसा हो ही सकता है कि जिसके पास किताब आए हैं। अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाती है तो आप लोगों का भी हेल्प होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज मैं दूसरी जो किताब है, MA उर्दू की जो किताब है, उसमें से इमाम बख्श नासिक की गज़ल कोई की खुसूसियात को बताऊंगी, जो आपके असाइनमेंट में मदद मिलेगी। और असाइनमेंट जो है ये 2022 और 2023 का है। 2022 में जिन लोगों ने वो 31 अक्टूबर में जमा किए हैं, जनवरी का जो था, और जो जुलाई में एडमिशन लिए हैं वो 30 अप्रैल उसका लास्ट डेट है। तो 30 अप्रैल अभी काफ़ी टाइम है। आप लोग किताब सर्च करके जो किताब में बताई, उस किताब की मदद से आप ये सारी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। ये इमाम बख्श नासिक की गज़ल गोई की खुसूसियात है ना। तो ये जो मैं बता रही हूँ, ये MA उर्दू की किताब में आपको मिलेगी। MA उर्दू की किताब, और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002। अगर पूरा सारा बुक आप अगर चेक करना चाहते हैं, तो उसमें आप कोड डालिए MAUD, आप कोड डालिए तो उसमें आ जाएगा। उसमें क्लिक कीजिए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आएगा। तो फर्स्ट ईयर में आप क्लिक कीजिए। फर्स्ट ईयर में क्लिक करने के बाद वो सारी किताब आपको दिखाई मिलेगा, जैसे 001, 002 और 0034, ऐसे 4 किताब आपको दिखाई मिलेगा। लेकिन क्यों ना कि ये गज़ल के ऊपर है, आपकी सारी जो किताब है क्लासिक की उर्दू गज़ल के ऊपर है,
तो गज़ल का जो बुक होगा उसमें क्लिक कीजिए, मतलब MUT 002 में। तो उसमें एक-एक इकाई आप खोल करके, एक-एक ब्लॉक आप खोल करके देखिए। खोल के देखने से ये होगा कि आप मैच कर सकिएगा सिलेबस के साथ, मतलब जिस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसके साथ मैच करके आप देख लीजिए कि कौन-सा शायर कौन-सा इकाई में दी हुई है, और वही वाला इकाई आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको असाइनमेंट बनाने में मदद होगी, और अभी तक जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसको भी उनसे मदद होगी। अगर हो सकता है किसी को ढूँढ के नहीं मिला हो, तो ऐसा नहीं है कि वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ऐसा तो हो सकता है कि उसको ढूँढ के मिल गया होगा और असाइनमेंट भी बना लिए होंगे। लेकिन पूरा डिटेल्स में अगर पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, तो आप वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमाम बख्श नासिर, जब मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो गई और वहाँ की हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ने लगी, तो बहुत से शायर ओध के दरबार में चले आए, और दिल्ली ही की तरह लखनऊ भी उर्दू शेर व अदब का एक बड़ा मरकज़ बन गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद लखनऊ की शायरी में कुछ ऐसी ख़ुसूसियात पैदा हो गई कि लखनऊ का रंग दिल्ली के रंग से अलग मालूम होने लगी। ये तब्दीली ज़्यादातर ज़बान, अंदाज़े बयान और सनतों का इस्तेमाल और ख़यालात और जज़्बात के इंतख़ाब में ज़ाहिर हुई। ज़बान वही उर्दू है, चंद अल्फाज, चंद मुहावरात और कुछ लफ्ज़ों की तज़कीर व तानीयत, और सबसे बढ़कर लब व लहज़ा का फ़र्क है ना। मुग़ल क्या बता रहे कि मुग़ल दरबार जब कमज़ोर हो गई, तब क्या हो गया, मतलब मुग़ल दरबार ख़त्म होने के ये में आ गए, तब क्या कि वो लोग दिल्ली ओध के दरबार चले आए, और वहाँ पर ही जो लखनऊ का जो उन लोगों दिल्ली का जो रंग रूप थे, जिस तरह दिल्ली में शेर व शायरी करते थे, उसी तरह वो ओध में आकर भी उसी तरह शायरी करने लगे। लेकिन उसमें क्या तब्दीली पेश आई, ज़बान में, अंदाज़ बयान में, सनतों में, ख़यालात में, और सबसे ज़्यादा लब और लहज़ा में फ़र्क आया। उसके बाद बताते कि तशबिया और इश्तिआरी मुख्तलिफ़ सनतें दिल्ली के शायर भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन लखनऊ में इनका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। कभी तो ऐसा मालूम होने लगता है कि शेर सिर्फ़ लफ्ज़ों या मुहावरों के लिए ही कहा गया है। ज़बान की शहरत वगैरह पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिए जाने की वजह से ख़याली की तरफ तवज्जो कम हो गई, बल्कि ये हुआ कि मामूली गंदे बनावटें और बेखैफ ख़यालों को भी दिलचस्प तरीके से अदा करने को शायरी समझाने लगा। शायरी बहुत कुछ रूखी फीकी हो गई, और जो रंगीनी पैदा की गई वो महज बनावटी फूलों की तरह खुशनुमा थी। ये बात सब शायर के लिए दुरुस्त नहीं, मगर रंग आम रंग जरूर था। लखनऊ की शायरी के इस दौर में तीन चीज़ों की तरफ खास तवज्जो दी गई। एक गज़ल, दूसरी मर्सिया और तीसरी मशनवी। गज़ल गोई में सबसे अहम नाम इम शेख इमाम बख्श नासिर और ख्वाजा हैदर अली आतिश के हैं, और फिर उनके शागिर्दों मसलन औसत अली रक, मुनीर शिकवा आबादी, वज़ीर रंद, बहर रज़ा, खलील, पंडित दयाशंकर नसीम वगैरह ने इन दिनों उस्तादों के रंग को चमकाया। मर्सिया गोई में मीर खालिक, मीर ज़मीर, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर और बाबर अली अनीस बड़ी अहमियत रखते थे। खासकर मिर्ज़ा दबीर और मिर्ज़ा अनीस, उनके ख़ानदान वालों ने तो अपनी मर्सियों से उर्दू शायरी की दामन को मालामाल कर दिया था। मतलब ये जो दो नाम हैं, इसके ख़ानदान से ये मर्सियों में रहते थे ना, मर्सिया गोई करते थे। उसके बाद उसका एक सबब ये भी था कि लखनऊ के नवाबों और बादशाहों का अहतकाक या शिया मज़हब पर था। मुहर्रम बहुत धूम से होता था, इसलिए मर्सिये को भी तरक्की करने का मौका मिला। जो मुहर्रम का जो ये होता है, उस वक्त काफ़ी जगह ऐसा होता है कि वहाँ पर ही मर्सिया बोली जाती है, और इस तरीके से बोली जाती है कि लोगों के दिल को छू जाए और आंखों से पानी आ जाए। इस तरह की मर्सिया जो है, दबीर और अनीस की अगर मर्सिया आप देखते हैं या अगर पढ़ते हैं, तो आपको यूँ महसूस होगा कि मुहर्रम पर जो उन लोगों ने मर्सिया लिखे हैं।
और ये मर्सिया किस वक्त मकबूल हुई, जब लखनऊ के नवाब बादशाहों का दौर था। उस वक्त ये सिया वाला मज़हब ज़्यादा था, और मुहर्रम मुहर्रम का जो ये था त्यौहार था, वो बहुत धूमधाम से मनाते थे। इसलिए मर्सी को भी तरक्की करने का मौका मिला है। यहाँ ये भी नहीं बोलना चाहिए कि लखनऊ में होली, बसंत और दिवाली के त्यौहार भी धूमधाम से मनाए जाते थे, और मेले भी बड़े पैमाने पर होते थे, जिनमें हिंदू मुस्लिम सब बड़े शौक से शरीक होते थे। ओध की सल्तनत मुगल हुकूमत ही का एक हिस्सा थी। कई पश्तों तक यहाँ के नवाब मुगल हुकूमत के वजीर समझते थे। यहाँ तक आसिफउद्दौला के बाद उनके भाई शहादत अली खान तख्त पर बैठे तो उनका ताल्लुक दिल्ली से बराए नाम था, मगर वो भी बादशाह नहीं कहे जाते थे। उस इस ज़माने में वैसे तो मराठों, जाटों, सिखों, रोहिलों सभी ने ताकत हासिल करना शुरू कर दिया था, मगर सबसे ज़्यादा ताकत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को हासिल हो गई, और वो एक तरह से यहाँ की किस्मत का फैसला कर रही थी। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज बंगाल और बिहार पर कब्ज थे। मद्रास वगैरह का इलाका उनके पास था। मैसूर, निज़ाम और मराठे सब उनके काबू में थे। दिल्ली के बादशाह उनके रहम और करम पर थे, और ओध में उनका दौरा दारा था। उन्होंने आसिफउद्दौला और बहू बेगम को सताकर लाखों रुपए उनसे वसूल किए थे। शहादत अली खान से ओध की सल्तनत एक हिस्सा ले लिया था, और गाजी अलाउद्दीन हैदर से हिफाजत के नाम पर फौजों के खर्च के लिए एक बड़ी रकम वसूल करते थे। उसकी सिला में उनको बादशाह का खिताब दिया गया। इस तरह ओध की सल्तनत में बादशाहियत कायम हो गई, मगर ये बादशाहियत ऐसी ही मरकजी थी, ऐसी ही कमज़ोर थी, जिसे मुग़ल सल्तनत ज़ाहिरी हालात ज़रूर अच्छी मालूम होती थी, और उसी का असर था कि दिल्ली की शायर का मुकाबला में लखनऊ में नस्बतन खुशी, लुत्फ़ और रंगीनी का एहसास ज़्यादा होता है। नासिक अपने अहद के मकबूल व मारूफ शायर थे। शेर व शायरी के मैदान में एक तवील अरसा तक उनकी हुक्मरानी रही। इमाम बख्श नासिक उर्दू गज़ल में एक अहद साज शख्सियत का नाम है। उनको शायरी के लखनऊ स्कूल का बानी कहा जाता है। लखनऊ स्कूल का आगाज दरअसल उस वक्त के बराए नाम दिल्ली हुकूमत से तहजीबी, सकाफती और लिसानी तर्ज पर आज़ादी का ऐलान था। सियासी खुद मुख्तारी का ऐलान नवाब गजी अलाउद्दीन हैदर पहले ही कर चुके थे। शायरी के हवाला से नासिक ने पहले लखनऊ में दिल्ली वाले ही राज करते थे। सौदा, सोज, मीर और मशहफी इन सभी ने दिल्ली के सियासी और माशी इंतशार से तंग आकर पूरब का रुख किया था, जहां वो हाथों हाथों हाथ ले गए थे। नासिक ने जब शायरी का आगाज किया, उस वक्त लखनऊ में दहलवी शोरा का तोती बोल रहा था। सौदा और मीर हुस्न सौदा मीर सौदा और मीर हसन उस वक्त इंतकाल कर चुके थे। रशीद हुसैन खान के मुताबिक ये ज़माना वो रहा होगा जब नासिक ने शायरी का आगाज़ किया होगा। 1798 में नासिक की शायरी का इब्तदाई ज़माना था। अलबत्ता ज़राअत, इंशा, मशहफ़ी और मीर की मौजूदगी में नासिक ने अपनी शायरी का लोहा मनवा लिया था। उनको तर्ज कदीम का मनसूख करने वाला और तर्ज जदीद का मौजिद तस्लीम कर लिया गया था। नासिक ने जब शोर की आंखें खुले तो उस वक्त इंसा और मशफ़ी और ज़राअत और मीर की शायरी का दौरा दौरा था। मतलब जब वो शायरी करना शुरू किए थे तो उस वक्त उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है फेमस था। फेमस अगर कोई किसी की गज़ल थी तो वो मीर की थी, ज़राअत की थी, इंसा की थी या मशफ़ी की शायरी उस वक्त फेमस हुआ करती थी जब नासिक ने अपनी गज़ल शुरू की थी। उन सब शायरों का अंदाज अलग अलग था। मुश्तरक बस एक बात थी कि ये सब दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ गए थे, और एतबार व इफ्तिखार की शंद और शहरियत व इज्जत की दस्तावेज साथ लेकर आए थे।
لیکن سیاسی خود مختاری کے بعد لکھنؤ والوں کی زندگی کے ہر صبح میں ایک جداگانہ شناخت کی طلب پیدا ہوئی، لہٰذا جب ناسک نے دہلی والوں کے معروف لب و لہجہ اور لفظیات سے ہٹ کر شاعری شروع کی تو لکھنؤ والوں کو اپنے خوابدہ جذبہ کے اظہار کے لیے ایک آواز مل گئی اور ان کی دھوم مچ گئی۔ اس وقت مذہبی کے شاگرد آتش لکھنؤ میں دہلی کے اسلوب کی آخری بڑی یادگار تھے۔ ایسے میں فطری بات تھی کہ وہ اور ان سے زیادہ ان کے حامی اور شاگرد ناسک کی شاعرانہ بغاوت کے مزاحمت کرتے۔ نتیجتاً یہ تھا کہ لکھنؤ میں ناسک اور عاشق کے حمایوں کے دو گروپ بن گئے۔ اس مسابقت کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اس نے دونوں استادوں کی شاعری کو چمکا دیا۔ ہوا کا رخ بہرحال ناسک کے ساتھ تھا۔ ناسک نے جو بنیاد رکھی تھی، ان کے شاگردوں نے اس کی عمارت کو بلند کیا اور باقاعدہ ایک اسکول وجود میں آ گیا اور اردو شاعری پر چھا گیا۔ اس اسکول کی پہچان نازک خیالی، پرسکون، بلند آہنگ الفاظ کا استعمال اور داخلیت سے زیادہ خاصیت پر زور تھی۔ جہاں تک زبان کی تطہیر کی بات ہے، ناسک کو اس کا کریڈٹ دینا یا اس کے لیے ان کو موارد الزام ٹھہرانا غلط ہے۔ یہ کام بعد میں ناسک کے شاگردوں نے کیا۔ شاعری ہمیشہ سے موٹے طور پر دو متوازی رجحانات میں بٹی رہی ہے، ایک وہ جو دماغ کو متاثر کرتی ہے اور دوسری وہ جو دل میں اثر کرتی ہے۔ دہلی میں بھی میر اور سودا کی شکل میں یہ دونوں رجحانات موجود تھے، لیکن دونوں نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو گوارا کرتے تھے بلکہ احترام بھی کرتے تھے۔ لکھنؤ میں بات دوسری تھی، وہاں پرانی عمارت کو گرائے بغیر نئی عمارت نہیں بن سکتی تھی۔ خیال رہے کہ ناسک نے شاعری کی وہ طرح جو لکھنؤ اسکول کے نام سے مشہور ہوئے، کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں ڈالی تھی، نہ ہی اس نے انہیں لکھنؤ کے نواب کی خوشاوندی مطلوب تھی۔ اس کے برعکس انہوں نے نواب کی طرف سے ملک الشعراء کا خطاب دیے جانے کی پیشکش خالص پہلوانی انداز میں یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی تھی کہ وہ کون ہوتے ہیں مجھے خطاب دینے والے؟ خطاب دے تو سلیمان شکوہ انگریز بہادر، اور اس کا نتیجہ بھی انہیں غازی علاء الدین حیدر کی وفات تک جلاوطنی میں جھیلنی پڑی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ناسک نے جس طرز نو کی بنیاد ڈالی وہ ان کی اپنی پسند تھی، اس میں کسی خارجی دباؤ، ضرورت یا مسلط کو داخل نہیں تھا۔ وہ کسی کی شاگرد بھی نہیں تھے کہ وہ ان کے طبع میں اصلاح کرتا۔ ہر طرح کی فکر اور بندش سے آزاد، ناسک نے کبھی وہ دکھ جھیلے ہی نہیں جو دل کو گداز کرتے۔ ساتھ ہی ان کا عہد عام تعیش کا عہد تھا، جس میں عزاداری بھی ایک جشن تھی۔ ایسے میں ناسک کا لب و لہجہ لکھنؤ والوں کی ضرورت کے عین مطابق تھا، جو جھٹ پٹ اپنا لیا گیا۔ ناسک لکھنؤی اسکول کے بانی قرار پائے۔ بہرحال دہلی کی طرح لکھنؤ کا شیزہ بھی بکھر جانے کے بعد لکھنؤ اور دہلی اسکول کی تفریق دھیرے دھیرے مٹتی گئی اور شاعر دونوں سے آزاد ہو گئے۔ عود کی شان مٹ جانے کے بعد ناسک کوئے کندن کا برآوردن والی خیالی اور احساس و جذبہ سے عاری شاعری کرنے والوں کی زمرہ میں ڈال دیا گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی جو پہچان تھی، جتنی اس کی اونچائی تھی، وہ ایک نہ ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ جو پہلے سے جو ایک زمانہ ہوتا ہے اس کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اس کے بعد اس کی جگہ کوئی اور نئی شاعر آ گئی اسی طرح، تو اس کی مقبولیت وہ زیادہ فیمس ہو گئے، تو جو پہلے سے فیمس تھے اس کی یہ تھوڑا کم ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا
نیچے آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر میں کوئی اور آ جاتا ہے. جس طرح ابھی اگر بات کریں فلم میں، تو اگر آپ لوگ فلم دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، تو ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے میں سپر اسٹار تھے، لیکن ابھی اس کی ایج ویسی نہیں کہ سپر اسٹار والا کام کرے. اسی طرح ہوتا ہے کہ شاعروں کی بھی ویسے ہی ہوتا ہے. ایک زمانہ ہی ہوتا ہے کہ وہ فیمس ہو گئے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ کم ہو جاتے ہیں. موجودہ زمانے میں شمس الرحمن فاروقی نے ناسک کی شاعرانہ قدر کے اجسر نو تین کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی. اس کے باوجود ناسک نے اپنے کلام میں سودا، میر اور درد کا جگہ جگہ اس طرح نام لیا ہے کہ عقیدت کی بو آتی ہے. جبکہ سودا اور درد بہت پہلے وفات پا چکے تھے، میر کا انداز ناسک کے انداز سے بہت مختلف تھا. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں مجاز تھے، لیکن جرات انشا مشربی کا ایک جگہ بھی نام نہیں لیا، حالانکہ یہ لوگ زندہ تھے اور مصروف سخن تھے. ناسک کے اسلوب کے سامنے کوئی مد مقابل نہیں تھا. میر کا انداز اور ان کی بات ضرور ایسی تھی جو متاثر بھی کرتی تھی اور مرعوب بھی، لیکن اس وقت ان کے کلام کی حیثیت میوزیم میں بابرکت چیز کی طرح سجا رکھنے کی تھی. ناسک اپنی شاعری میں لفظوں کے نئے نئے تلازمے تلاش کر کے ان کے لیے نئے استعارے وضع کرتے ہیں. وہ بڑے جوڑ الفاظ میں اپنی شنائی سے رفت پیدا کر کے قاری کو ایک حیرت امیز مشرت سے دوچار کرتے ہیں. ان کی بلند آہنگی ذہنیوں کو متاثر کرتی. وہ اپنی خیالی آفرینی میں بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے اور جب کہتے ہیں میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجرا کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا، تو ایک بار بے اعتبار منہ سے داد نکل ہی جاتی. بلند آہنگی ناسک کے کلام کا عام ظہر ہے، جو دل کو نہ صحیح دماغ کو ضرور متاثر کرتا ہے. ناسک لفظوں کی پرستار تھے. ان کے معنی ان کے لیے ثانوی اہمیت رکھتے تھے. ان کی خاص توجہ لفظوں سے مضمون پیدا کرنے پر تھی. لفظ تخیل ہے تو ہوتا رہے، مضمون رقیق ہے تو ان کا بلا سے. خاک صحرا چھانتا پھرتا ہوں اس گربال میں، آبلوں میں کر دی کانٹوں نے روزن زیر پا. یعنی کانٹوں نے پیر کے ابالوں میں سوراخ کر کے انہیں چھنی بنا دیا، لیکن میں صحرا کی خاک چھانتا ہوں. کمال کا مضمون ہے. اشر کو گولی ماریے اسی اسلوب میں اس کے قلم سے ایسے بھی شعر نکلے ہیں جن کی تعداد کم بھی نہیں، جنہیں آپ مثنوی شاعری کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے. اور ناسک کو غالب کے برابر تو ہرگز نہیں، لیکن ان سے قریب ضرور کر دیتے ہیں. رکھتا ہے فلک سر بنا کر شفق اس کو، اڑتا ہے اگر رنگ ہے نہ تیرے قدم کا. یہ انداز بیان اپنی بہترین شکل میں معنی آفرینی اور تلاش مضمون تازہ کی سمت پاتا ہے، جبکہ اپنی بدترین صورتوں میں رقیق اور مبتذل ٹھہرتا ہے. یہ ساری اگر آپ لکھتے جائے کافی لمبی یہ خصوصیات دی ہوئی ہے جو میں کچھ حد تک بتائی ہوں. اور اگر آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو وہاں سے آپ کافی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہ سے آپ اس کو ہٹا دے یا پھر کچھ یہ کر دے، یا پھر اگر لانگ کوشچن میں 20 نمبر کے سوالات آ رہے ہیں تو پورا کی پورا آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. پورا یاد کر لینے کے بعد ایگزام کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں بھول جائیں، یاد نہیں رہتی ہے، تو پوری یاد کر لینے سے وہ فائدہ ہوگی. جو زیادہ یاد کرنے سے کچھ حد تک آدھا سے بھی زیادہ یاد ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں گے وہ تو اچھی طریقے سے یاد رہے گی، لیکن اتنا کم لکھنے سے آپ کو وہ نمبر نہیں ملیں گے.
اسی لیے جتنا بھی ایک بار آپ پورا پڑھ لیجیے، اس کے بعد تھوڑا سا یاد کر لیجیے پورا، لیکن ایک دو بار پورا پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو پورا چیز آپ کو ناسک کی خصوصیات کے بارے میں، غزل گوئی کی خصوصیات کے بارے میں ہو جائے۔ میں اگر اس کو پورا پڑھ کے آپ کو بتاؤں تو جو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس کے بعد اپلوڈ کرنے میں مجھے کافی دقت پیش آئے گی۔ تو آپ لوگ اس کتاب کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن باکس کے لنک میں دے دوں گی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔